फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग विद सिंपल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में। मोशन होता क्या है, उसकी कॉन्सेप्शन और उसके डिस्क्रिप्शन को। तो अब आज ये एक मोशन जो मैं टॉपिक डील करने जा रहा हूँ, ये क्लास 9th का वन ऑफ द मोस्ट डेरिवेटेड चैप्टर है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को मैं इसके ऊपर थोड़ा बेसिक कोर कॉन्सेप्ट समझा दूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी फर्दर डेरिवेशन के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोशन को क्या, मोशन कैसे कहते हैं हम लोग, मोशन क्या कहते हैं? मोशन, डिस्क्रिप्शन एंड द कंसेप्शन, इससे हम लोग क्या समझते हैं? मोशन कुछ और नहीं चीज़ है, मोशन सिंपली है हमारा काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स और मोशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं ये काइनेमैटिक्स क्या चीज़ है। मैं एडिटर देता हूँ। काइनेमैटिक्स को डिफाइन किया जाता है कि कुछ नहीं होता है काइनेमैटिक्स, बहुत ही सिंपल चीज़ है। काइनेमैटिक्स को फॉर्मली डिफाइन करते हैं अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फोर्सेस एंड एनर्जीज इन्वॉल्व्ड। यानी कि काइनेमैटिक्स में हम लोग फोर्सेस नहीं डिस्कस करते हैं जो कि उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हो, क्यों मोशन हो रहा है, क्यों मोशन हो रहा है, ये डिस्कस नहीं करते हैं किस फोर्स की वजह से। यानी कि मोशन का इम्पैक्ट, आउटकम और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे आपको एक सीधी बात बताने देना चाहूँगा कि इस पूरे हमारे इस सीरीज मोशन के दौरान आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है फोर्स से रिलेट करने की। जो भी कोई डिफरेंट चीज़ें होंगी जो हमने फोर्स में सीखने वाले, उन्हें आप बिल्कुल भी लिंक नहीं करिए मोशन से। तो चलिए इस कॉन्सेप्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं से हटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अब मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले हम लोग को मोशन को समझने से पहले मोशन को डिफाइन करना होगा। तो चलिए मोशन को डिफाइन करते हैं। मोशन इज डिफाइंड एज व्हेन अ बॉडी इज चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड मोशन। यानी कि मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं और आपके सामने एक कार है। वो कार अब एक जगह थी और अब किसी और जगह पे है, उसको देखने के लिए आपको अपना हेड को टर्न करना पड़ता है। तो एक तरह से मोशन को डिफाइन करने का एक और तरीका हो सकता है कि जब आपको अपने हेड को टर्न करना पड़े उसे देखने के लिए ऑब्जेक्ट को, तो उसे मोशन कहते हैं। जनरली ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप किसी ट्रेन में हैं और पीछे से कोई आदमी आ रहा है, तो आपको जनरल इंट्यूशन आपको बताता है कि कोई पीछे से आ रहा है, उसको देखने के लिए आपको हेड टर्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसे सिंपली रिलेट करके समझ सकते हैं अगर आप इसे इजीली समझना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जानना होगा मोशन किसके कॉन्ट्रास्ट में। क्योंकि एक बार आप लोग जनरल चीज़ है जो कि जान लीजिए कि मोशन का कोई मीनिंग नहीं है जब तक हम लोग ये नहीं बता दें कि किसके कॉन्ट्रास्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए इस चीज़ के ऊपर हम लोग ने बोला कि मोशन का कोई मीनिंग ही नहीं है बिना किसी के रेफरेंस पॉइंट के, तो इस चीज़ को हम लोग रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं और इसको टोटली कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करते हैं। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। जैसे कि हमें इसको आपको भी एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। यानी ये पॉइंट ए है, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, आप पॉइंट ए बी से बी तक मूव किए। तो अगर आप बस इस पॉइंट बी को कंसिडर करते हो और ए को आप नहीं कंसिडर करते हो, तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, कितनी स्पीड से गए। यानी कि कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा फोर्स का अगर ये इनिशियल पोजीशन नहीं रहेगा तो। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी मोशन किसी भी डायरेक्शन में डिस्क्राइब करने के लिए ये इनिशियल पॉइंट यानी कि रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जो कि उस ऑब्जेक्ट के मोशन का ओरिजिन हो। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक कंडीशन अप्लाई कर लिए जिसमें कि आप एक ट्रेन पर हो, ठीक है, ट्रेन पर हो और यहाँ पे आपके सामने एक फार्मर है जो कि फार्म में वर्क कर रहा है। ओके, ये बात आप समझ गए, फार्म में वर्क कर रहा है। वो आदमी जब फार्म में वर्क कर रहा है तो वो ट्रेन में आपको दिख रहा है। तो उसके हिसाब से कि आप जब ट्रेन में मूव कर रहे हो, यानी कि आप इसको ट्रेन को कंसिडर करो। आप जब ट्रेन में मूव कर रहे हो तो इस फार्मर को दिख रहा है कि आप बहुत स्पीड में जा रहे हो। ये हमारा यहाँ पर ये बंदा है कि इसको कि लग रहा है कि आप बहुत स्पीड में हो, लेकिन एक्चुअली अपने आप को अपने किसी एक पार्टनर को जो कि आपके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, वो आप उसको देख के कहते हो कि तुम तो रेस्ट पर हो। लेकिन वो इंसान आपको कहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं
तुम्हारे लिए रेस्ट पर हूँ और मैं किसी और के लिए भी रेस्ट पर ही होऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फार्मर के लिए जो इंसान को हम लोग रेफरेंस में ले रहे हैं, वो इंसान उसके लिए बहुत स्पीड पे जा रहा है, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के सामने बैठे हुए हो तो आपके लिए वो अपनी ही जगह पे रहेगा। ओके, वो अपनी ही जगह पे रहेगा, वो हिल नहीं रहा है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हो कि हर ऑब्जर्वर के लिए मोशन डिफरेंट हो सकता है। ऑब्जर्वर ए के लिए वो कुछ डिफरेंट हो सकता है, ऑब्जर्वर बी के लिए डिफरेंस हो सकता है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्शन पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। अ पैसेंजर इनसाइड अ बस सीज द अदर पैसेंजर्स टू बी एट रेस्ट। यानी कि अगर आप बैठे हो बस पर और आप देख रहे हो आपके आसपास हर कोई बैठा हुआ है, ओके, हर कोई बैठा हुआ है, लेकिन जब आप बाहर के लोगों को देखते हो तो आपको पता चलता है कि बाहर के लोग आपके अराउंड घूम रहे हैं, यानी कि तेजी से सूप सूप करके जा रहे हैं। यानी आप अपने अराउंड के पेड़ों को देखिए। मान लीजिए आप किसी ट्रेन पर या फिर किसी बसी पर हैं, तो आपके अराउंड का इन्वायरमेंट भले ही रेस्ट ही पे क्यों ना हो, आपको आपके इधर उधर यानी कि फास्ट स्पीड में आपके पीछे जाते हुए दिखेगा। तो इस केस में आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना हैंड टर्न करना पड़ता है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि जो हेड टर्न वाली हमारी थ्योरी है ना, कि आपको हेड टर्न करना पड़ता है, ये हमेशा सही नहीं है। तो इसके अलावा हम क्या रेफरेंस कर सकते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए? मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एक चीज़ रेफर कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के देखने के लिए हमें हेड टर्न करना पड़ रहा है, तो रिलेटिवली कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है जो कि मूव कर रही है, वरना बिना मोशन के हम लोग को अपने हेड टर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मोशन, unless an object doesn't moves from its initial position to any final position, is not occurred, doesn't occurs। और इस चीज़ का भी हमारे पास एक डिफरेंट चीज़ है। यानी कि आप कंसिडर करो आप नहीं मूव कर रहे हो, मान लो कि सब कोई, पूरी दुनिया शांत हो चुकी है, यानी कि सब कोई बैठे हुए हैं, तब भी आप सोचोगे कि अब फाइनली मैं रेस्ट में हूँ, यानी कि अब कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो अपने अराउंड की अर्थ को कंसिडर करिए, अर्थ तो खुद ही रेस्ट पर नहीं है, अर्थ खुद रोटेट कर रहा है और रिवॉल्यूट कर रहा है सन के अराउंड। अब आप बोलोगे कि सन तो रेस्ट पर है, हम सन रेस्ट पर है, फाइनली अब हम लोग रेस्ट पे पहुंच गए। तो रेस्ट पे पहुंच गए, अब सन को मैं बोलूँगा कि सन खुद ही मूव कर रहा है, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम ही स्टेबल नहीं है, हमारा सोलर सिस्टम खुद मूव कर रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ रेस्ट पर नहीं है। अब गैलेक्सी की बात करते हैं। अब आप बोलोगे गैलेक्सी तो बिल्कुल नहीं मूव कर रहा, इसके लिए आप क्या कहोगे? लेकिन एक बात बताऊं आप लोगों को, बहुत ही चौंकाने वाली बात, कि गैलेक्सी लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा मूव करता है सब सर्कमस्टांसेस में। तो गैलेक्सीज जो होती हैं वो लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा मूव करती हैं स्पीड में। हमारे साथ बने रहिए अगर आपको जानना है क्यों। और एक और बात, आपको लगेगा कि अब यूनिवर्स तो नहीं एक्सपैंड कर रहा है, इसके लिए भी मेरे पास एक रीज़न है। यूनिवर्स तो खुद एक्सपैंड कर रहा है, और आज तक साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पाए कि यूनिवर्स कब तक एक्सपैंड करता रहेगा या फिर कितना एक्सपैंड करेगा। तो आपको पता चलता है कि जितना भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो खुद मूव कर रहा है। इसलिए एवरीथिंग इज मोशन, और एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी मोशन में नहीं है। यानी कि अब यूनिवर्स की बियॉन्ड जो भी चीज़ होगा वो रेस्ट पर है, तो एक तरह से कुछ भी रेस्ट पर नहीं है। इसलिए बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, यानी कि किसके लिए मोशन, किसके अकॉर्डिंग मोशन, हम लोग मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी तक आप लोगों को वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, और आई होप आप लोगों को अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में जितने भी डाउट्स हैं वो सब आप मुझे भेज सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को कॉन्कर करते हैं अब हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या माजरा है? तो डिस्टेंस आप लोग तो जनरली बोलते होगे कि मैंने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैंने इतना डिस्टेंस वॉक किया, आपको फिट रहना, आप डिस्टेंस वॉक करते हो, है ना? तो आप जनरली ये बोलते ही होगे कि मैंने एक सर्कुलर पाथ पे इतने लगाए, मैंने इतना चक्कर लगाया, यानी कि इतना किलोमीटर मैंने वॉक कर लिया। सच अ ग्रेट थिंग, राइट? इतना मैंने वॉक कर लिया। अब तो डिस्टेंस आप क्या बोलते हो? यानी कि कितना लेंथ एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है उसके रेफरेंस पॉइंट से और उसके फाइनल पॉइंट तक, यानी कि इसका जो भी लेंथ होने वाला है ये हम लोग का होगा डिस्टेंस। ओके, अब इस चीज़ में आप इस साइड वॉक करो, इस साइड वॉक करो, इस साइड वॉक करो, आपको कोई मतलब नहीं, आप कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहे हो। ओके, और डिस्टेंस तो कवर कर ही रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपको बस डिस्टेंस कवर करने से मतलब है। तो डिस्टेंस में क्या हो रहा है, हमें बस मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है हमें मैग्नीट्यूड के अलावा। इसीलिए डिस्टेंस हमारा जो है ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब टोटल मैग्नीट्यूड और लेंथ
और लेंथ अ बॉडी ट्रेवल्स इज द डिस्टेंस। एज हम लोगों ने अभी आपको बताया कि जितना भी ये जो डिस्टेंस हमारा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, इसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। अब इसका यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस को नापने का हमारा जनरल यूनिट होता है किलोमीटर, जो कि आप लोग जनरली यूज़ करते होंगे, लेकिन स्टैंडर्डली हम लोग मीटर को ही यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका यानी कि इसका कोई डायरेक्शन, नो यूज़ फॉर डायरेक्शन, यानी कि डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैग्नीट्यूड से अलग अकेले हमें डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे कि आपको अपने एक फ्रेंड के घर जाना है, ओके, आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, लेकिन बीच में आपको आइसक्रीम लेने के लिए रुकना भी है, फिर अपने एक और फ्रेंड को पिक करना है, फिर आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है। तो ये जो आपका पूरा टोटल होने वाला है, ये आपका पूरा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में मूव करते हो, क्योंकि आपको इधर भी जाना है, उधर भी जाना है। इसमें कोई दिक्कत, कोई शक नहीं है कि आपको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ने ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा, आई होप। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है कि मान लीजिए आपको एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, लेकिन उसके बीच आप इधर ऐसे ऐसे पाथ लेते हो, ऐसे ऐसे पाथ लेते हो। तो ये जो चीज़ है, ये आपका डिस्टेंस होने वाला है, डिस्टेंस। लेकिन ये जो स्ट्रेट पाथ होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि जो शॉर्टेस्ट पाथ एक बॉडी लेता है, शॉर्टेस्ट पाथ, उसको हम लोग देते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ होता है? हमारे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो इसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती है जिनको डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड करके ज़रूरी होता है। और यहाँ पे डायरेक्शन कैसे ज़रूरी है, मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं पहले। डायरेक्शन ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि जब एक डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के दौरान आपको शॉर्टेस्ट पाथ ही चाहिए। अब ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, मान लेते हैं ये शॉर्टेस्ट पाथ है, डिस्प्लेसमेंट है। आप इधर ऐसे से फालतू डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, लेकिन आपको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो किस डायरेक्शन में चाहिए? मान लो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। अब अगर आप डायरेक्शन स्पेसिफाई ही नहीं करते हो, तो ये कोई कहीं भी मूव कर सकता है। इसलिए यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।